क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन 7 नंबर पे लगा दिया उन्होंने। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 7 नंबर का कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, इसे आप अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे लिखा हुआ है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः, ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इसी में न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल पार्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं। लिखा हुआ है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है 2000 और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है 50। आप सभी को याद ही होगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से लिखते हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितने हैं 2000 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है 50। आगे प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है। प्राथमिक कुंडली जो है उसको 120 वोल्ट के मेन सोर्स से जोड़ा गया है। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली का जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, वो 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। जो दूसरी कुंडली है उसमें हमने एक बल्ब लगाया है और उस बल्ब का रेसिस्टेंस 0.6 ओम है। सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल का जो रेसिस्टेंस होगा वो है 0.6 ओम, इस तरह से। तो द्वितीय कुंडली 0.6 ओम के प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। अब आपको गणना करनी है। क्या गणना करनी है, तो हम इसको नोट करते हैं कि ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है, नंबर 1 है द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज। द्वितीयक के सिरों के बीच के वोल्टेज को हम Vs से लिखेंगे। सेकेंड पार्ट है बल्ब में धारा। बल्ब लगा कहाँ है, सेकेंडरी कॉइल के साथ में। तो अगर आपको बल्ब में धारा चाहिए तो आप सेकेंडरी कॉइल में धारा निकालिए। वो तो सीधी सी चीज है कि बल्ब सेकेंडरी कॉइल में जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आपको बल्ब में करंट चाहिए तो आपको सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बहेगी वही बल्ब में फ्लो होगी जा करके। थर्ड पार्ट प्राथमिक कुंडली में धारा, हमको प्राथमिक कुंडली में भी धारा चाहिए। और इसके बाद फोर्थ पार्ट पे है प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति। प्राथमिक कुंडली में शक्ति को पावर इनपुट और द्वितीय कुंडली में शक्ति को हम बोलेंगे पावर आउटपुट। तो आपको इनपुट पावर भी चाहिए, आउटपुट पावर भी चाहिए। ठीक, इतनी सारी चीजें हमको मालूम करनी है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो ये दिया गया है हमको इतना सारा चीज, फर्स्ट पार्ट में हमको Vs पता लगाना है। तो आप देखें फर्स्ट पार्ट, आपने ट्रांसफार्मर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, और उस फॉर्मूले में हमने पढ़ा था NS/NP इज इक्वल टू Vs/Vp।
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो NS की जगह पर क्या लिखा जाएगा 50, NP की जगह पर लिखेंगे 2000। VS हमको मालूम करना है और VP की जगह 120। आप देखें एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इसका भी एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, इसको आप इधर ले जाइए तो VS इज इक्वल टू, ये 12 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 12 5 जार 60 अपॉन ये 20 बना रहेगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इस तरह से VS की वैल्यू आ गई 2 3 जार 6, 3 वोल्ट। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसा ट्रांसफार्मर है? दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े ना आपने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। तो ये कैसा स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? नहीं मालूम? देखो, मैं आपको याद दिलाता हूं एक पहचान। अगर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरे कम हों और द्वितीयक में ज्यादा हों, फिर से सुनिए, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम हो और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा? ऊंचाई, स्टेप अप। और अगर प्राइमरी में फेरे ज्यादा हैं और सेकेंडरी में कम है तो फिर अपचाई। इसमें प्राइमरी में 2000 है, सेकेंडरी में केवल 50 है, तो ये कौन सा है? अपचाई ट्रांसफार्मर। और यही रीजन है कि देखो, प्राइमरी का वोल्टेज कितना था और सेकेंडरी में कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो ये वोल्टेज को डाउन कर रहा है, वोल्टेज कम कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है। ये सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट यही है, IS पता लगाना है। IS को हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के लिए है ना, IS मतलब करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल। आप एक काम कर लीजिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला लगाइए। V का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? I इंटू R। सो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल प्लस रेसिस्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल। समझ रहे? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल। अब आप इसकी वैल्यूज अप्लाई करिए। VS की जगह पर क्या लिखा जाए? 3 वोल्ट अभी अभी निकाला है हमने। IS की जगह पर हमें फाइंड आउट करना है, और RS सेकेंडरी कॉइल में जो रेसिस्टेंस है दैट इज 0.6 ओम। इस तरह से अगर मैं इसको यहां ले आऊंगा तो IS की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 3/0.6। पॉइंट हटेगा, एक अंक पे एक दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये 30/6 हो जाएगा। और इस तरीके से IS की वैल्यू 5 एम्पियर। तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगी वो 5 एम्पियर करंट होगी। ओके, हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है IP पता लगाना है, प्राइमरी कॉइल में करंट। तो प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मालूम। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये सब ट्रांसफार्मर जब आपको पढ़ाया गया ये बताए गए हैं। NS की जगह पर लिखेंगे 50, NP की जगह पर 2000, IP हमें मालूम करना है तो IP लिख दिया। IS अभी अभी हमने निकाला है 5। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो IP की वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2000। ये यहाँ के गुणा में आ जाएगा ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, IP इज इक्वल टू 5 5 जार 25 अपॉन 200। देन IP इज इक्वल टू 2 जीरो हटाएंगे
पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल बिठा देंगे। अब IP इज इक्वल टू 0.125 एम्पियर। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट आएगी कितनी होगी? करंट 0.125 एम्पियर प्राइमरी कॉइल में करंट होगी। हमने थर्ड पार्ट भी पता लगा लिया। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट in which we have to find the power input and power output. Power input means power of primary coil and power output means the power of secondary coil. Okay, power का फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, P is equal to V into I. Power is equal to voltage into current. So if you want to find out the power input, what will be the formula? Can you tell me? क्या फॉर्मूला लगेगा पावर इनपुट के लिए? फिर से पावर के लिए फॉर्मूला बताइए। V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इनपुट के लिए बताइए। इनपुट वोल्टेज मीन्स प्राइमरी वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, यानी कि प्राइमरी करंट। ठीक है, देन पावर इनपुट इज इक्वल टू Vp multiplied by Ip. What is Vp? Vp is given to us, that is 120 volt, and Ip we have already found. कहाँ पर पता लगाया हमने? यही है। अच्छा, तो आप चाहें तो इससे 25/200 भी लिख सकते, या आप सीधे सीधे 0.125 भी लिख सकते हैं। Therefore the power input will be, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक 0 लिखेंगे, 12 पंचे 60, हाथ से लगे 6, 12 दूनी 24, 6 30, हाथ से लगे 3, और 12 कम 12, 3 15, 3 अंक पे दशमलव, तो ये आ गई इनपुट पावर। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। इतने इनपुट पावर रहेगी। अब आउटपुट पावर निकालेंगे। फिर से पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। तो आउटपुट पावर का क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज मतलब Vs एंड आउटपुट करंट मतलब Is। देन पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू, व्हाट इज Vs? Vs okay, Vs is 3 volt. Is current in secondary coil, 5 एम्पियर। कहाँ है? अच्छा, ये है। ये इस तरह से पावर आउटपुट कितना बना? पावर आउटपुट 15 वॉट। समझ आया? अब ध्यान से देखिए एक चीज इसकी, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम भी कर सकता है, वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकता है, करंट को भी चेंज कर सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर होगा ना, वो वोल्टेज भी चेंज करेगा, करंट भी चेंज हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन यू आर सीइंग दैट द इनपुट पावर इज 15 वॉट ओनली एंड आउटपुट पावर इज अगेन 15 वॉट ओनली, मीन्स ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज पावर। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। समझ आ रहा है? और आपको मैं बताऊं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, फिलहाल 2021 में आपको ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो भी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करते हैं, वोल्टेज को एम्प्लीफाई करते हैं वो भी। लेकिन वो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के साथ करंट एम्प्लीफिकेशन भी करते हैं, पावर को एम्प्लीफाई भी करते हैं। तो आप जानते हैं कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन कम्पिटिटिव में भी पूछ लेते हैं और ऐसे वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी वोल्टेज को एम्प्लीफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा सकते हैं। स्टेप अप है तो बढ़ाएगा, स्टेप डाउन है तो घटाएगा, लेकिन कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज को एम्प्लीफाई करते हैं, ट्रांजिस्टर भी वोल्टेज को एम्प्लीफाई करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड ट्रांजिस्टर? सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस दैट ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज पावर ऑफ सर्किट बट ट्रांजिस्टर कैन चेंज। ट्रांसफार्मर जो होगा वो सर्किट की पावर को चेंज नहीं कर सकता।
देख लो ना, इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होंगे वो सर्किट की पावर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। खैर, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब और इसमें देखते हैं आगे क्या है। इसमें एक अथवा वाला पार्ट भी लगा हुआ है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और ये हम कर रहे हैं अथवा वाला भाग। अथवा वाले भाग में सबसे पहले तो लिखा हुआ है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले तो यही करना है आपको। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, देखिए आपको याद है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा? सुनिए मैं बताता हूं आपको। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। बस इतना सा डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक, चलिए मैं लिख देता हूं। कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या लिखी गई? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा चेंज हो रही हो। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी डी टी ऑफ आई। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन देता है, इसलिए अगर दोनों साइड का मॉड्यूलस ले लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आप यही देख बना के रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन बनाने के लिए वो तो मॉड्यूलस लिया गया है, मापांक। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और उन्होंने लगा के रखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एल स्वप्रेरण गुणांक की परिनालिका तथा एक बल्ब बी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। एक फिगर भी बना हुआ है, मैं भी बना देता हूं फिगर, आप ध्यान से देखिए। ये एक एल स्वप्रेरकत्व वाली प्रेरण कुंडली यहां पर लगाई गई है, और उसके बाद यहां पर एक बल्ब लगा दिया गया है इस तरह से, और इस कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से भी जोड़ा गया है ऐसे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए कि लिखा क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एल स्वप्रेरण गुणांक की परिनालिका तथा एक बल्ब बी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये बल्ब बी है। समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। आपको यह बताना है कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे बदलेगी, कब। तो उन्होंने उसके लिए कुछ बातें बताई हैं, उनको देखिए। फर्स्ट पार्ट देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब परिनालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए, तो हमको बताना है कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। पहला पार्ट है कि परिनालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। ध्यान से सुनिए। जब परिनालिका
में फेरों की संख्या कम कर दी जाएगी। तो देखिए सुनिए, अगर आप कॉइल में फेरों की संख्या कम कर देंगे, ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा इसमें फ्लो हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आवृत्ति। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। कम कर दी जाएगी तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, जिसे आप F कह सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति F कम हो जाएगी। ठीक, अब अगर F कम हो जाएगी तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है। ये जो कॉइल यहां लगी हुई है, इसका प्रतिरोध, जिसे आप प्रेरकीय प्रतिघात कहते हो, उसको एक्सएल से लिखा जाता है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, या ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान कैसा हो जाएगा? कम। तब प्रेरण कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, जिसे एक्सएल कहते हैं, और फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब आप सोचिए जरा, एक्सएल एक्चुअली क्या होता है? तो एक्सएल एक्चुअली तो कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में लगाया हुआ अवरोध होता है, प्रतिरोध होता है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर प्रेरण प्रतिघात एक्सएल कम हो जाएगा, अर्थात ये जो कॉइल होगी वो धारा के मार्ग में प्रतिरोध कम लगाएगी, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए परिपथ में वैद्युत धारा घट जाएगी। आई एम सॉरी, अगर प्रेरण प्रतिघात कम हो जाएगा तो परिपथ में जो धारा होगी, वैद्युत धारा, प्रेरण प्रतिघात कम हो रहा है तो परिपथ में वैद्युत धारा बढ़ जाएगी। अब आप देखिए ध्यान से, अगर धारा बढ़ जाएगी तो बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है ना, जो बल्ब की चमक होती है, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा करंट होगी उतना ही चमकेगा ज़्यादा वो। तो अगर धारा बढ़ जाएगी तो बल्ब की चमक का क्या होगा? बढ़ जाएगी। इसलिए बल्ब की चमक या तीव्रता लिखा है क्या इन्होंने? प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी? तो बल्ब की तीव्रता बढ़ जाएगी, या बल्ब में प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। आप जैसे लिख दो, बल्ब में प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का जवाब। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रख दें। मतलब एक लोहे की छड़ हम लेकर के आएंगे और ये जो परिनालिका है ना, इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे उसको। लोहे की जैसे परिनालिका ऐसे बनी हुई है, तो परिनालिका के अंदर लोहे की छड़ को हम ऐसा रख देंगे। उस वक्त क्या होगा?
तो जब आप परिनालिका के भीतर लोहे की छड़ को रख देंगे ना, तो उस वक्त एक्सएल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए जब परिनालिका के अंदर लोहे की छड़ को रख दिया जाएगा तो परिनालिका का प्रेरण प्रतिघात, जिसे आप एक्सएल कहते हैं, बढ़ जाएगा। देखिए, और ये बड़ा सिंपल है बेटा, इसका तो खुद का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। अगर आप इसमें लोहे की एक छड़ रख देंगे तो वो भी तो और कुछ प्रतिरोध बना लेगी। इसलिए प्रणालिका का खुद का अपना प्रतिरोध और उस लोहे की छड़ का मिलाकर दोनों का प्रतिरोध मिला के बढ़ जाएगा। तो प्रणालिका के अंदर जब लोहे की छड़ को रख दिया जाएगा तो प्रणालिका का प्रेरण प्रतिघात बढ़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, प्रेरण प्रतिघात बढ़ेगा अगर, तो ये धारा के मार्ग पर ज्यादा अवरोध लगाएगी, तो परिपथ में वैद्युत धारा क्या होगी, कम हो जाएगी। तब परिपथ में वैद्युत धारा कम हो जाएगी। अब अगर वैद्युत धारा कम हो गई तो बल्ब में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए बल्ब में प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी या कम हो जाएगी। बल्ब में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। थर्ड पार्ट, एक एक्ससी प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। जब XC बराबर XL तो XL परिनालिका का प्रतिघात है। ठीक है, उन्होंने बोला अगर इसी परिनालिका के साथ में हम क्या कर दें, एक XC प्रतिघात वाला संधारित्र जोड़ दें। देखो, इसी परिनालिका के साथ हम क्या कर दें, एक XC प्रतिघात वाला संधारित्र जोड़ दें श्रेणी क्रम में। तो देखो, ये धारिता इसकी C है और इसके द्वारा धारा के मार्ग पर लगाया गया रुकावट वो XC है, जिसे धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इसके साथ परिनालिका के साथ में अगर हम श्रेणी क्रम में ये C भी जोड़ दें, XC लगा दें, फिर और उस वक्त भी XC का मान XL के बराबर हो जाए, तब बताइए बल्ब की तीव्रता का क्या होगा। तो अगर आप C लगा देते हैं तो अब तो पूरा सर्किट आपका कौन सा बन गया, L C, और बल्ब के फिलामेंट का कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, तो ये पूरा सर्किट बन गया LCR। अगर ये पूरा सर्किट LCR सर्किट है तो इसकी प्रतिबाधा का अपना कुछ होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो XC प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर XC प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ
परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ की कुल प्रतिबाधा आप जैसे ही XC प्रतिघात का कैपेसिटर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो उसका फॉर्मूला होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब उन्होंने शर्त दी कि जब XL बराबर XC, तो जब XL इज इक्वल टू XC तब Z की वैल्यू कितनी होगी। अगर XL और XC इक्वल हो गए तो ये टर्म तो जीरो हो गया ना, √R² और ये R कैसा हो, R बाहर आके ये बन जाएगा। उस समय Z कैसा होता है, तो आंसर है उस समय Z होगा मिनिमम, सबसे कम। आपने पढ़ा भी है कि LCR सर्किट में, LCR सीरीज सर्किट में अगर XL का मान XC के इक्वल हो जाए तो उस समय परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो परिपथ में लगे प्रतिरोधक के बराबर होती है और मिनिमम होती है उसकी वैल्यू, सबसे कम होती है उसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन पर अगर प्रतिबाधा परिपथ की सबसे कम हो गई तो परिपथ में वैद्युत धारा बताइए, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए परिपथ में वैद्युत धारा अधिकतम होगी। अब फिर से बताओ, अगर परिपथ में वैद्युत धारा अधिकतम होगी तो बल्ब में प्रकाश की तीव्रता भी अधिकतम होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूं ताकि यहां लिख दें। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा आप, अधिकतम होगी इसलिए बल्ब में प्रकाश की तीव्रता भी अधिकतम होगी। अधिकतम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से तीव्रता में परिवर्तन मिलेगा आपको। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, तो आप प्लीज इससे नोट कर लें, इसके बाद मैं इसको हटा देता हूं और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। मतलब संपर्क में दो लेंस रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का आपको सूत्र लिखना है, डिराइव नहीं करना आपको। तो मैं यहां पर हेडिंग बना देता हूं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी। देखिए, अगर दो लेंसेज संपर्क में रखे हैं तो उनमें से ये मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। मैं एक छोटा सा फिगर भी आपको बना के दिखा देता हूं। एक लेंस ये है और एक लेंस और इसी के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। ठीक,
तो लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी? तो यहां पर लिख देते हैं माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। फिर माना संयुक्त लेंस, इस लेंस को कहते हैं लेंस कॉम्बिनेशन को। माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने मान ली कैपिटल F, ठीक। तब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी का फॉर्मूला मिला आपको, ठीक है। ऐसे अब एक काम तो कर लिया हमने, इसमें और भी बोला गया है कि यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो यहां पर हम फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगली हेडिंग, यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब उन्होंने पूछा है तब संयुक्त लेंस की प्रकृति। तब संयुक्त लेंस की प्रकृति देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया कि एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल। आप सभी जानते हैं कि अगर एक लेंस उत्तल होगा इस तरीके से और दूसरा लेंस अवतल है इस तरह से कंबाइंड होगा वो, आप अगर इधर वाले को ढक देंगे तो ये उत्तल दिखेगा आपको, अगर आप इधर वाले को ढक देंगे तो ये लेंस अवतल। तो एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल, इसकी फोकस दूरी कितनी है? f1। दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी f2। लेकिन क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, और ये अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालता हूं, इसलिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/-F2। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे भी एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब आप एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी F1 मल्टीप्लाइड बाई F2 अपॉन F2 प्लस F1, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा? F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1, तो कैपिटल F इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई F2 अपॉन, ये देखिए ये F1 F2 एलसीएम हम लेंगे,
F2 यहाँ पर आ जाएगा और F1 यहाँ पर आ जाएगा। कैसा होगा F2 और F1? चलिए एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू F1 इंटू F2, एलसीएम ले लिया, F1 से डिवाइड किया, F2 बचा, F2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। F2 ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस। F2 से डिवाइड करेंगे तो F1 बचेगा, वो F1 यहाँ आ जाएगा और पलट दिया जाएगा तो F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ठीक, अब इन्होंने प्रकृति पूछी है, प्रकृति पूछी है तो प्रकृति बताने के लिए इसमें 3 कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी हमको। कौन कौन से 3 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी आप देखिए। कंडीशन फर्स्ट ये कि अगर F1 और F2 में से हो सकता है कि F1 बड़ा हो, यानी कि इसकी फोकस दूरी बड़ी हो और इसकी फोकस दूरी छोटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी छोटी हो इसकी बड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर हों। तो कंडीशन वन, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 F2 से बड़ा है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर F1 ग्रेटर होगा F2 लेसर होगा तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू कैसे आएगी। छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तब F विल बी नेगेटिव। अब आप ये मुझे बताओ संयुक्त लेंस की फोकस दूरी उस समय कैसी होगी, माइनस। और क्या आपको मालूम है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी अगर माइनस है तो वो लेंस कैसा होगा, अवतल। वो लेंस कैसा होगा, अवतल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है तो लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव, और वो लेंस कॉम्बिनेशन एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अतः संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अतः संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस की भांति संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में होगा कि यदि F1 इज लेस देन F2, अगर F1 F2 से छोटा है, F1 छोटा है F2 बड़ा है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, तब कैपिटल F विल बी पॉजिटिव। और किस लेंस की फोकस, यहां पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी आई, प्लस, और किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, उत्तल। इसलिए हमारा संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अतः संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जो संयुक्त लेंस होगा वो एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और लास्ट में कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में हम लेते हैं कि अगर F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 और F2 दोनों बराबर हो गए तो इसमें इसको माइनस करने से कैपिटल F कितना आएगा, तब कैपिटल F इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अनंत। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, कांच की एक समतल प्लेट की, समतल
पारदर्शी प्लेट की, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः संयुक्त लेंस कांच की एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम उसकी नेचर को डिसाइड कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा बनेगा। आपको समझ आ गया? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, अपने उत्तर को स्पष्ट करिए। कर दिया भाई। आगे लिखा है, दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। एक फिगर यहां बना के दिया गया है और उससे एक ऑब्जेक्ट है S पर, उसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए उस फिगर को मैं भी बना देता हूं और फिर आप ध्यान से देखिए। यही फिगर आपको बुक में बना के दिया गया है। ठीक है, जिसमें ये एक उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, लेकिन ये बीच में एक अवतल लेंस लगा हुआ है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल की फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि ये अवतल की तो माइनस लगाया गया है। और ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यहां पर ये एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट, और इस लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट रखा है। फिर इन दो लेंस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, फिर इन दो लेंसेज के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना ये है कि जो S है, ये इसका जो फाइनल इमेज होगा, उसकी जो फाइनल इमेज बनेगी तीनों लेंसेज से मिलाकर वो कहां बनेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको जब ये लेंस कॉम्बिनेशन बताया गया था तो आपको शायद याद होगी, एक चीज छोटी सी बताई गई थी कि लेंस कॉम्बिनेशन से आप जब भी किसी वस्तु का इमेज पता लगाने जाइएगा, आप एक काम करिएगा, एक एक लेंस के लिए कैलकुलेशन करिएगा। पहले इसके लिए कैलकुलेट करिए। इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो अगले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ठीक, फिर इसके लिए कैलकुलेट करिए। फिर इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो अगले लेंस के लिए फिर वस्तु का काम करेगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 कैलकुलेशन आपको करते जाना है। तो सबसे पहले मैं इस उत्तल लेंस के लिए कैलकुलेट करता हूं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1, ये कॉन्वेक्स लेंस है 1 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1, यानी कि उत्तल लेंस 1 के लिए। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी है? बताइए देख करके। पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी 30 एंड इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक, इसके लिए हमको इमेज पता लगानी है। देखो बेटा, पहला लेंस हम साहब 1 1 1 माने ले रहे हैं, कैलकुलेट करिए। लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1 से। ठीक है, 1/f1 बताइए 10, उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी भी कैसी लेंगे, प्लस, इज इक्वल टू 1/v1, ये हमको पता लगाना है, माइनस 1/u1 की जगह पर -30। इसको आप इधर ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस, और जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, फिर माइनस। तो 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v1।
30 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/v1। ठीक, अब यहां पर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 चला गया 2, 2 से 30 को कैंसिल कर दीजिए। 1/15 इज इक्वल टू 1/v1। तो v1 बराबर कितना हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पहला उत्तल लेंस है ना, इसने वस्तु S का प्रतिबिंब कहां बनाया है बताइए, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, बाईं ओर कि दाईं ओर, दाईं ओर। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी आई, तो इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया 15 सेंटीमीटर दाईं ओर, मतलब कहां बना होगा बताइए, 5 सेंटीमीटर तो ये और 10 सेंटीमीटर और, इसका मतलब जहां पर ये लेंस रखा है ना, यहीं पर इमेज बनी है उसकी। तो नहीं समझ आया, आया? लेकिन क्योंकि अभी हम केवल इस लेंस को देख रहे हैं, इनको देख ही नहीं रहे हैं, तो आप ये समझो ही ना कि वहां कुछ रखा हुआ है, आप ये सोचो कि यहां कुछ नहीं है और यहीं पर बनी हुई है इस लेंस के द्वारा वस्तु S की प्रतिबिंब। बात समझ आ गई? इसके दाईं तरफ 15 सेंटीमीटर दूर, तो 5 सेंटीमीटर तो ये हम आ गए और 10 और चले गए, तो यहां पर इमेज बन रही है। समझ आ गया? अच्छा, अब इस लेंस को छोड़ दीजिए और इसको भूल जाइए, इसको कैलकुलेट कर चुके तो इसको छोड़ दो। अब इस लेंस को देखो, इसको भूल जाइए। अब कौन से लेंस को हम गौर कर रहे हैं, देखो, फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। अब बताइए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी बताइए कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी बताइए कितनी होगी, देखें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, वस्तु कितनी दूरी पर है, वेरी गुड। इस लेंस से ही तो वस्तु की दूरी देखेंगे। अब ये वाला जो इमेज है, ये इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इस लेंस के लिए यहां वस्तु है, कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर। माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, प्लस लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस लेंस के लिए जो वस्तु है वो दाईं तरफ है, तो प्लस लगाना पड़ेगा हमको। अच्छा, फिर से V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फिर से लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 प्लस 1/U2। भाई 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U हो जाएगा। वैल्यू अप्लाई करिए, 1/F2 की जगह पर -10 प्लस 1/U2 की जगह पर +10, तो 1/V2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया बेटा, -1/10 प्लस 1/10, 0 हो गया। इस तरह से V2 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। V2 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई V2 की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दूसरा लेंस है ना, ये इसने इस वस्तु के प्रतिबिंब को कहां बना दिया, इसने इस वस्तु के प्रतिबिंब को बना दिया अनंत पर। ठीक, अब अनंत पर जो प्रतिबिंब इसने बनाया है, वो प्रतिबिंब ही अगले लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, सो फॉर कन्वेक्स लेंस 2, फॉर कॉन्वेक्स लेंस 2 F3 इज इक्वल टू, बताइए 30 सेंटीमीटर।
और U3 इज इक्वल टू बोलिए इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो V3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला 1/F3 इज इक्वल टू 1/V3 माइनस 1/U3 1/F3। F3 is 30 सेंटीमीटर। V3 we have to find U3 इन्फिनिटी, और 1/infinity कितना होगा 0, तो उससे मतलब ही नहीं है। 1/30 is equal to 1/V3, therefore V3 is equal to 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना 30 सेंटीमीटर पर। और कौन से लेंस ने ये वाला प्रतिबिंब बनाया, लास्ट लेंस ने। और प्लस आई डिस्टेंस की माइनस आई प्लस, तो बताइए इमेज कहां होगी। आंसर है इमेज इस लेंस के भी दाईं ओर, और कितनी डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ये दूर यहां कहीं जाकर इमेज बनेगी, एंड दिस विल बी द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एस। देखो इसमें कितना आंसर दिया जा रहा है, आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब ये बताइए, लेंस कॉम्बिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको, आया? तो आप बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। एक एक लेंस आप लेते जाएं बड़े आराम से, और उसके लिए कैलकुलेट करते चले जाइए। ठीक, बस डिस्टेंसेस का बहुत याद रखिए। डिस्टेंस अगर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे है तो नेगेटिव, ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। फोकस दूरियां उत्तल है तो पॉजिटिव, अवतल है तो नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये कर लिया हमने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक अथवा वाला पार्ट भी है भाई इस पे। ठीक है, तो लगा लिया जाए अथवा वाला पार्ट। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका अथवा वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा वाला पार्ट आपका लिखा हुआ है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए ये डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं किसी सेट में, कि केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको अब हम नहीं करेंगे। आप जिस सेट में भी इसको किया गया है वहां से इसको देख लीजिए आप अपना। ठीक है, और रिवाइज करिए, अच्छा क्वेश्चन है, कई सेट में देखने को मिला हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक न्यूमेरिकल पार्ट लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसको हम नहीं कर रहे हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है, देखिए न्यूमेरिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 मिलीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि स्लिटों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, और वो है 0.8 मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम इसका पॉइंट भी इधर खिसकाएंगे तो ये मुझे 10⁻⁴ मीटर बना देगा। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं 7200 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 7.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बन जाएगा। स्लिटों से पर्दे की दूरी 2 मीटर है। स्लिटों से पर्दे की दूरी को कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी से, वो 2 मीटर दिया गया है। केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करिए जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है।
50% है मतलब आधी है भाई, 50% है मतलब कैसी है, आधी है। तो मुझे केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो केंद्रीय फ्रिंज से अभीष्ट बिंदु की दूरी, उसको हम क्या मान लेते हैं, x। ये हमें मालूम करना है। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है मतलब आधी है। देखो, माना अधिकतम तीव्रता हम अधिकतम तीव्रता मान लेते हैं आई नॉट है। तब पर्दे के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता, पर्दे के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाई बाई टू। कि अगर पर्दे पर अधिकतम तीव्रता, व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता अगर आई नॉट है, तो पर्दे के किसी भी बिंदु पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी आई, उसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं। अब उन्होंने बोला कि जो तीव्रता होनी चाहिए वो अधिकतम तीव्रता की 50% होनी चाहिए, यानी कि आधी होनी चाहिए। तो आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, अधिकतम तीव्रता का आधा। अधिकतम तीव्रता का आधा मीन्स आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाई बाई टू। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, यहां क्या बचा 1/2, उधर कॉस स्क्वेयर फाई बाई टू। हम दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लेंगे तो कॉस फाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। अच्छा, कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे कॉस फाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस 45, या हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 कर सकते हैं। इसको लिख देंगे कॉस और यहां पर पाई बाई 4। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स की, तो 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। ये 2 से 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब है फाई क्या होता है, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। तो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कितना आ गया, पाई बाई 2। अब अगर कलांतर पाई बाई 2 है तो दोनों तरंगों के बीच का पथांतर वहां पर क्या होगा। अतः अभीष्ट बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, अभीष्ट बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर। क्या आपको याद है पथांतर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई कलांतर बराबर लैम्डा पथांतर। तो हमको पाई बाई 2 कलांतर का निकालना है, तो पाई बाई 2 कलांतर बराबर कितना पथांतर आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, लैम्डा बाई 4। दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर आपको मिलेगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4। फिर से एक बार देख लें, 2 पाई कलांतर बराबर लैम्डा पथांतर, तो पाई बाई 2 कलांतर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2 2 जार 4, इतना पथांतर आएगा। क्या आपको याद है कि दो व्यतिकरी तरंगों के बीच पथांतर का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, x के पदों में ये फॉर्मूला होता है x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4। पथांतर के लिए याद करिए आप, x d अपॉन स्मॉल d।
ठीक है, स्मॉल डी ऊपर होता है, तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो x बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, डी लैम्डा अपॉन 4 स्मॉल डी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू लिखिए, स्मॉल लैम्डा की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7, कैपिटल डी की जगह 2 मीटर अपॉन 4 की जगह 4 स्मॉल डी 8 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से डिवाइड कर दें 0.9, 2 से इसको डिवाइड कर दें 2 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -7 + 4 -3। अगर इसका नंबर डेसिमल एक अंक और खिसकाएं तो ये क्या वैल्यू देगा हमको, तो ये x इज इक्वल टू मिलेगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि पर्दे पर जो सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज आपकी होगी, उस सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज से 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4, या हम यूं कह सकते हैं 0.45 मिलीमीटर दूरी पर जब आप ऊपर या सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज से नीचे जाएंगे तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता जो आपको मिलेगी वो अधिकतम तीव्रता की आधी होगी, यानी कि अधिकतम तीव्रता की 50% होगी तीव्रता वो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिजिक्स में आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास पे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।